हिंदी और अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ, ऐसा मानना तर्कसंगत है। अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का विकास हिंदी में अतिरिक्त रूप में हुआ, यथा ड़, ड़, व, न्य, म्य, ल। भाषा की प्रवृत्ता कठिनता से सरलता की ओर रहती है। संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 वचन व 2 लिंग ही रह गए। संस्कृत में जहाँ 24 रूप बनते थे, वहाँ हिंदी में केवल 2 रूप रह गए, मूल रूप, विकारी रूप। शोरसेनी अपभ्रंश इस काल की साहित्यिक भाषा थी और गुजरात से लेकर बंगाल तक तथा सुर से प्रदेश से लेकर बराड़ तक इसका एक छत्र साम्राज्य था। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, जबकि अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक थी। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से लगने लगे। यही प्रवृत्ति हिंदी ने भी ग्रहण की है। अपभ्रंश में भी नपुंसक लिंग हिंदी की तरह नहीं है। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा गया है तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देश भाषा कहा गया है। अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किए हैं, जो पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी म्यारा कंतु, लज्जे जमतु वैसी, अहू जे भग्गा घर हेंतु, मुंज कवि 8वीं सदी। अर्थात भला हुआ जो मेरा कंत युद्ध में मारा गया, हे सखी, यदि वो युद्ध क्षेत्र में कायरतापूर्वक भागकर घर आता तो मैं सखियों में लज्जित होती। आदिकालीन हिंदी एवं अपभ्रंश का अंतर। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए, ये 8 ही मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, ओ और विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा इनका उच्चारण क्रमशः ए, अ, ओ था। च, छ, ज, झ अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए। न, र, ल, स ध्वनि अपभ्रंश में दंत ध्वनियाँ थी, जबकि हिंदी में वर्तस्य ध्वनियाँ हो गई। अपभ्रंश में ड, ढ ध्वनियाँ नहीं थी, जबकि हिंदी में इनका प्रयोग होने लगा। न, म, ल अपभ्रंश में संयुक्त व्यंजन थे, जो हिंदी में आकर क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए। अर्थात अभी यह संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन बन गए। संस्कृत फारसी के कुछ शब्द हिंदी में आ गए थे, इससे कुछ नए संयुक्त व्यंजन जो अपभ्रंश में नहीं थे हिंदी में आ गए। अपभ्रंश एक ऐसी भाषा थी जिसमें क्रिया एवं कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों की प्रधानता दिखाई पड़ती। सहायक क्रिया एवं प्रसकों का हिंदी में प्रयोग होने लगा, जो उसकी वियोगात्मक प्रकृति का परिचायक है। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा, जो अपभ्रंश में पूर्ववर्ती भाषाओं की भांति अनिश्चितता था। हिंदी के शब्द भंडार में संस्कृत शब्दावली के साथ साथ पश्तो, फारसी, तुर्की के शब्द भी प्रयुक्त होने लगे। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि का नाम सरहपा, रचना का नाम मुक्तक रचना है, देवसेन।